हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन मैप इंडिया स्पेशल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि बीते एक सप्ताह की जो भी प्रमुख खबरें रहती हैं, जिनमें यह पता चलता है कि कोई जगह चर्चा में है, तो मानचित्रों के माध्यम से उस चर्चा से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपके लिए तैयार करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पिछले हफ्ते का अभ्यास प्रश्न जो था कि भारत में पाए जाने वाले दर्रों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या होगा। खारदुंगला, जोजिला, बारालाचला और रोहतांग, और कूट के हिसाब से बताना था कि 1 2 3 4 है या 2 3 1 4 है या 3 1 2 4 है या 4 3 2 1 है। तो आइए देखते हैं नक्शे पर। अगर हम देखें तो भारत के नक्शे पर सारे दर्रे एक तरफ से आपको ये दिखाई दे रहे हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है कि जो पर्वतों के बीच में जो प्राकृतिक आवागमन की जो जगह होती है उसे हम दर्रा कहते हैं, या तो हम पास कहते हैं। तो अब देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ हम बढ़ते हैं तो खारदुंगला, उसके बाद जोजिला, उसके बाद बारालाचला और उसके बाद रोहतांग पास। तो इस तरह से आप देखें तो सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आपका है ऑप्शन ए 1 2 3 4, खारदुंगला, जोजिला, बारालाचला और रोहतांग पास। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में खबरों में रहा शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है। आपके विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा और झारखंड। देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका। पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं शांति निकेतन। अब यहाँ पे दो तीन बातें जानना जरूरी है। यह चर्चा में जो था, जिसकी मुख्य वजह थी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो भारत की सूची है उसमें 41वां यह स्थान हासिल प्राप्त किया है, यानी कि 41वां विश्व धरोहर स्थल है भारत का, जिसमें कि हालांकि अब 42वां स्थल भी आ चुका है, जिसकी चर्चा इसी प्रोग्राम में हम करेंगे। इसके बारे में जान लेते हैं शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन की स्थापना एक घर के रूप में जो हमारे जनगण मन जिनके माध्यम से चुना गया है, जो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने लिखा है, उनके पिताजी देवेंद्र नाथ टैगोर, उनके माध्यम से यह घर तैयार हुआ था और इसका नाम शांति निकेतन उन्होंने रखा था। आगे चल के रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत किया और यहाँ पे एक आश्रम बनाया, जो कि आश्रम के रूप में एक विद्यालय था, जहां पर ज्ञान को हर दिशा से, यानी कि चाहे वो पश्चिम की दुनिया का ज्ञान हो, भारत का ज्ञान हो, सारे ज्ञान के ऊपर एक चर्चा होती थी। एक अलग किस्म का आवासीय विद्यालय आप कह सकते हैं, जो आश्रम के रूप में मौजूद था और आगे चल के यही फिर विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर लेता है। इन्हीं वजह से इस ऐतिहासिकता को देखते हुए और यहाँ की रचना और वास्तुकला को देखते हुए इसे 41वां विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए कौन कौन से राज्य हैं जो उसकी सीमा साझा करते हैं। एक तरफ झारखंड है, बिहार है और उसके बाद सिक्किम है, असम है, मेघालय नहीं है। मेघालय आप देख सकते हैं असम के साथ तो लगा हुआ है लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगा हुआ है, और ओडिशा है। उसके अलावा कौन कौन से देश दिखाई देंगे जो लगे हुए अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। एक तो बांग्लादेश हो गया, एक नेपाल हो गया और एक भूटान हो गया। अब आगे देखिए, यहीं पे पश्चिम बंगाल में कुछ नेशनल पार्क के बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है, जैसे कि बुक्सा नेशनल पार्क, रैदक और जयंती नदी यहां से गुजरने वाली प्रमुख नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ये देख सकते हैं मौजूद भी है। उसके अलावा जल्दापारा के बारे में जाने तो जल्दापारा नेशनल पार्क जो है वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि गैंडों के लिए, राइनो के लिए यह उपयुक्त स्थान है। जिस तरह से कांजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में जल्दापारा नेशनल पार्क भी गैंडों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। गुरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क भी इसी तरह से मशहूर है गैंडों के लिए। उसके बाद देखें नेवरा वैली नेशनल पार्क रेड पांडा के लिए मशहूर है। लाल पांडा आपको पता है कि जिस तरह से दो तरह के पांडा होते हैं, एक विशाल पांडा हो बोलते हैं और एक को लाल पांडा बोलते हैं, तो यह जो है लाल पांडा है। नौरा वैली नेशनल पार्क में काफी मात्रा में पाए जाते हैं, काफी संख्या में। और उसके अलावा सिंगालीला नेशनल पार्क में भी लाल पांडा काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अब आते हैं छठवां नेशनल पार्क, एक जो है सुंदरबन नेशनल पार्क। इसके बारे में विस्तार से जानना जरूरी है, बहुत सारे प्रश्न यहां से तैयार होते हैं, जैसे कि यह अपने आप में टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यह जो है लार्जेस्ट मैंग्रोव सिस्टम है, इकोसिस्टम है यहाँ पर। और आपको पता होगा इसका जो नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क में जो सुंदरबन है, यह सुंदरबन कहां से नाम पड़ा, तो यहां पर एक मैंग्रोव ट्री होता है जिसका नाम है सुंदरी। उस मैंग्रोव ट्री सुंदरी के नाम से ही इसका नाम पड़ा सुंदरबन। और महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानना है तो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है और रामसर साइट यानी कि वेटलैंड में भी इसका नाम मौजूद है।
इसके अलावा और महत्वपूर्ण जानकारी अगर इसमें जाननी है तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह जगह काफी मशहूर है। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दो धामों गंगोत्री व बद्रीनाथ के बीच में स्थित है? दो धामों की बात हुई है, एक तो कह रहा है कि गंगोत्री और एक कह रहा है बद्रीनाथ। ऑप्शन क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए यहां पर बात की गई है दो धामों की, और धाम कितने हैं उत्तराखंड के? धाम जिन्हें कहा जाता है चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चार धाम कहे जाते हैं कि उत्तराखंड के चार धाम हैं। अब यहां पे बात आती है कि जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, तो एक तरफ देखिए तो यह गंगोत्री है और दूसरी तरफ है यहां पर बद्रीनाथ। इन दोनों धामों के बीच में है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे देखिए, यदि आप गोवा के तट पर हैं और अपनी यात्रा तटीय क्षेत्रों से होते हुए भुवनेश्वर तक करते हैं तो पुदुचेरी के तटीय क्षेत्रों के आने का क्रम क्या होगा? यानी कि आप भारत के नक्शे में एक तरफ से गोवा से शुरू करते हैं और तटवर्ती राज्यों से होते हुए भुवनेश्वर की तरफ आप आते हैं, तो कहां कहां से होते हुए आएंगे? उसके लिए चार विकल्प हैं। विकल्प ए पे है माहे पुदुचेरी यनम कराईकल, माहे कराईकल पुदुचेरी यनम, पुदुचेरी कराईकल पुदुचेरी यनम और यनम माहे पुदुचेरी कराईकल। अब देखिए इसको हम नक्शे में समझते हैं। भारत का नक्शा है और यहां पर आप देखेंगे गोवा है। अब गोवा से हमें यात्रा शुरू करनी है और भुवनेश्वर तक जाना है, तो चलिए यात्रा करके देखते हैं। गोवा से हम शुरू करते हैं तो कर्नाटक की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद कर्नाटक से होते हुए केरल, फिर केरल से होते हुए हम तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं और तमिलनाडु से आगे बढ़ते हुए चेन्नई होते हुए हम आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद यनम होते हुए भुवनेश्वर की तरफ यानी कि उड़ीसा में हम पहुंचते हैं। अब जो हमारे ऑप्शन थे उसमें से आप देखिए तो सबसे पहले कौन सा पड़ता है? तो माहे पड़ता है जो कि केरल में है। उसके बाद आगे तमिलनाडु में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे कराईकल पड़ता है। उसके बाद तमिलनाडु में ही पुदुचेरी पड़ता है और उसके बाद आंध्र प्रदेश में यनम पड़ता है और उसके बाद आगे पहुंचते हैं तो भुवनेश्वर। तो जो सही उत्तर होगा उसमें क्रम में होगा माहे, माहे के बाद कराईकल, कराईकल के बाद पुदुचेरी और पुदुचेरी के बाद यनम। ये चार वे स्थान हैं जब 1962 में फ्रांस के जितने उपनिवेश थे भारत में, ये चार उपनिवेश, इन्हें एक करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसका नाम था पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के ही ये चारों हिस्से हैं, ये चारों पार्ट मिलाकर ही केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी बना हुआ है। तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि माहे कहाँ पे है, पुदुचेरी का जो पार्ट है वह आप बताएंगे केरल में है। कराईकल और पुदुचेरी कहाँ पे है तो आप बताएंगे तमिलनाडु पे है। यनम कहाँ पे है तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से यह सवाल आपके लिए क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, हाल ही में होयसल के पवित्र समूहों को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये कहां पर है? जैसे मैंने आपसे बताया 41वां विश्व विरासत स्थल कौन सा था? शांति निकेतन था। और 42वां कौन है? तो 42वां यही होयसल के पवित्र मंदिर समूह है। अब देखिए कहां पे है ये? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना। तो यह हमें दिखाई देते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में यह जो मंदिर समूह है 3 मंदिरों से मिलकर बना है। एक तो है आपका चेन्ना केशवा मंदिर, यह कहां पर है? बेलूर में है। उसके बाद होयसलेश्वर मंदिर, यह कहां पे है? हलेबीड में है। और उसके बाद केशवा मंदिर है, यह कहां पे है? सोमनाथपुर में है। और ये तीनों मंदिरों को मिलाकर ही होयसल मंदिर समूह कहा जाता है। तो यह जो होयसल मंदिर समूह है होयसल राजवंश के द्वारा तैयार किया गया था और कहा जाता है होयसल राजवंश का शासन इस क्षेत्र में 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में था। और इस मंदिर समूह का निर्माण कहा जाता है मुख्य रूप से 12वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, हम कर्नाटक को थोड़े जानते हैं कि कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र से करता है, उसके बाद तेलंगाना से करता है, फिर आंध्र प्रदेश से करता है, आंध्र प्रदेश के बाद आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु से करता है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए केरल से करता है। तो इस तरह से आपको पता रहेगा कितने राज्यों से सीमा साझा हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा शहर में स्थित है। दूसरा कथन है चंबल नदी इस अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। अब हमें यह जानना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। कथन या केवल एक सही है, या तो केवल 2 सही है, या तो 1 और 2 दोनों सही है, या तो दोनों ही कथन गलत हैं। तो दोनों ही कथन में हम देखिए, पहला कथन देखते हैं कि यह उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा शहर में स्थित है। तो नक्शे में देखें
तो दरअसल गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है, इस नक्शे के हिसाब से मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में मंदसौर और नीमच नाम के 2 जिले हैं, उसके उत्तर में यह गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वर्ष 1984 में यह अभयारण्य का दर्जा इसे मिला, 1974 में इसे अधिसूचित किया गया। तो अब पहला स्टेटमेंट एक तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिसमें प्रश्न में बात कही गई थी वो नहीं है, यह मध्य प्रदेश में है। अब उसके बाद अगला स्टेटमेंट जो था इसका, वह संबंधित था चंबल नदी इस अभयारण्य को 2 भागों में बांटती है। तो देखिए, जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश में शुरू होती है इंदौर के निकट महू शहर की जानापाव पहाड़ी से, और यहां से यह शुरू होती है और आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में ही आगे पहुंची, और यह गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और आगे राजस्थान की तरफ यह बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही था, चंबल नदी गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को 2 हिस्सों में बांटते हुए आगे बढ़ जाती है। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल है, सवाल किस खबर से जुड़ा है सबसे पहले वह देख लीजिए। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के तेजू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, इसी से ही सवाल जुड़ा हुआ है। अब सवाल को देखिए, अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, इसकी सीमा असम, नागालैंड और मिजोरम से लगती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, तवांग यहां का प्रमुख पर्यटन स्थल है जिस पर चीन हमेशा अपना दावा करता रहा है। अब यहां पे जानना यही है कि कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही है, या कौन कितने एक से ज्यादा सही है, एक सही है। तो पहला है 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसकी सीमा असम, नागालैंड और मिजोरम से लगती है कि नहीं लगती है। तो देखिए, हम अरुणाचल प्रदेश के नक्शे को देख रहे हैं इस वक्त। अब यहां पे हमें दिखाई देता है असम, असम से सीमा तो साझा कर रहा है। उसके बाद अगला है नागालैंड, इससे भी सीमा साझा कर रहा है। लेकिन देखिए, प्रश्न में क्या था, मिजोरम, और हमें दिखाई देता है कि मिजोरम के साथ सीमा साझा नहीं करता है, मिजोरम थोड़ा और नीचे जाने पर मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो था वह कह रहा था तवांग के बारे में, जिसके बारे में कहा था कि यहां का प्रमुख पर्यटन स्थल है जिस पर चीन हमेशा अपना दावा करता है। तो तवांग के बारे में भी हम जरा करीब से जानते हैं, इसी नक्शे को थोड़ा सा और करीब से देखते हैं। तो यह अब पास से देखें तो तवांग यहां पर मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश में ही है, और यह जो है एक तरफ आप देखिए तो नीचे भूटान है और ऊपर चीन है, और यह वो जगह है जो अपने आप में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में भी है। और साथ में यहां पर विवाद इस बात का है कि जो चीन है इस पर हमेशा अपना दावा करता रहता है। अपना आधिकारिक नक्शा भी जो उसने हाल ही में जारी किया है उसमें भी इस क्षेत्र को वह अपने हिस्से के रूप में दिखाता रहता है। इसका मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल है, हाल ही में कावेरी जल विवाद के चलते कर्नाटक के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली में मंत्रियों व सांसदों से मुलाकात की है। इसी पर आधारित हमारा सवाल है, कावेरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखिए, पहला कथन क्या है, हेमावती, सुवर्णवती, काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। 3 सहायक नदियां इसमें बताई गई हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, हरंगी, हेमावती, काबिनी बांध इसी नदी पर स्थापित हैं। अब आपको वही बात बतानी है कि उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है। तो यहां पे या तो केवल 1 या तो केवल 2 या तो 1 और 2 दोनों, या तो ना तो 1 और ना ही 2। तो सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट को ही देखते हैं कावेरी नदी के संबंध में कि हेमावती, सुवर्णवती और काबिनी। तो सबसे पहले देखिए, यह हमारे सामने नक्शा मौजूद है। कर्नाटक से कावेरी नदी शुरू होती है और तमिलनाडु तक पहुंचने के बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है डेल्टा बनाते हुए। अब यहां पे आपको समझना होगा, यह कर्नाटक से शुरू हुई और आगे प्रवाहित होते हुए बढ़ रही है पूर्व दिशा में, और देखिए तमिलनाडु में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में यह पहुंच जाती है। अब यहीं पे हमें देखना होगा, 3 जो सहायक नदियां थी उसमें से पहली थी हेमावती, वह आग करके कावेरी नदी से मिल रही है। उसके बाद अगली देखिए, अगली नदी है सुवर्णवती जो यहां पर पहुंच गई है, और उसके बाद तीसरी देखिए सहायक नदी है काबिनी जो यहां से बढ़ते हुए आगे पहुंच रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये तीनों सहायक नदियां कावेरी नदी से मिलती हैं। अब हमें आगे बढ़ना होगा। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या था, हरंगी, हेमावती, कामिनी बांध इसी नदी पर स्थापित हैं। तो हम देखते हैं बांध इस नदी पर है कि नहीं है। तो देखिए यहां पर कर्नाटक में 4 बांध हमें दिखाई देते हैं कावेरी के। एक है हरंगी, फिर दूसरा है हेमावती और एक है काबिनी। ये 3 बात तो जो हमारे स्टेटमेंट में मौजूद है वो यहाँ पे मिल गए। इसका मतलब कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। जबकि एक और है यहाँ पे, चौथा वाला भी है,
कुल मिला के हमारे स्टेटमेंट के लिए जो भी बातें थी वो सही थी, उससे ज्यादा बांध भी रहेंगे तो वह हमारे लिए उपयुक्त है, वह जानना भी। अब थोड़ी सी कावेरी नदी जल विवाद को समझ लेते हैं। देखिए, इसकी जो शुरुआत होती है वह 19वीं शताब्दी में इसके बीच पड़ गए थे, जब मद्रास और मैसूर राज्य जो थे उनके आपस में बीच में 1892 के आसपास समझौता हुआ था कि इस नदी के पानी का बंटवारा वो आपस में करते रहेंगे। उसके बाद कुछ चीजें बीच बीच में होती गई, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए 1970 का दशक था, भारत की आजादी के बाद का 1970 के दशक में कर्नाटक ने तमिलनाडु को बताए बिना, पूछे बिना कावेरी नदी के पानी को कुछ अलग अलग दिशाओं में मोड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से यह विवाद आगे बढ़ गया। और यह विवाद जब आगे बढ़ा तो उसमें मुख्य वजह क्या थी कि नदी में जल का जो बंटवारा है वह सही तरीके से नहीं हो रहा है, इस बात के लिए विवाद हुआ। तो यहां पे इस विवाद में हालांकि तमिलनाडु ही नहीं, दो और जगह हैं। वो दो जगह कौन कौन सी हैं? तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, पुदुचेरी है। इन 4 राज्यों में पानी का बंटवारा कावेरी नदी का होता है, लेकिन जो विवाद शुरू हुआ था तमिलनाडु कर्नाटक से शुरू हुआ था। इसी विवाद को कावेरी नदी के पूरे जल के बंटवारे के विवाद को आगे सुलझाने के लिए 1990 में एक न्यायाधिकरण बनता है, कावेरी नदी विवाद न्यायाधिकरण 1990 में बनता है। और उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति भी घोषित कर दिया, और अभी भी यह विवाद चलता जा रहा है। जैसे आपसे देखा कि अभी भी मीटिंग चल रही है। तो अब देखिए, इस पे आगे की बात होगी, आगे जब कुछ अपडेट होगा तो उस पर फिर से चर्चा करेंगे। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: चेनाब, रावी, सतलुज और काबुल। उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पाकिस्तान में पूर्व से आकर मिलती हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4, और डी है 1, 2, 3 और 4। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ में हम अगले एपिसोड में इस प्रश्न पर चर्चा भी करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।